हेलो। स्वागत है आपका फिर से फिजिक्स की इस क्लास में। लास्ट वीडियो में हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे चलते हैं। उस समय हमने देखा था कि कूलाम के उस समय दो आवेशों के बीच कोई बल कार्य कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा निकाय हो जिसमें दो से ज़्यादा आवेश हो जाए, तब क्या स्थिति होगी, ठीक है। तो वहाँ हम पढ़ेंगे बहुल आवेशों के बीच बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल मतलब बहुत सारे आवेश आ जाएं, जैसे Q1 Q2 n नंबर ऑफ आवेश हमारे पास आ गए हैं और उनके कारण किसी एक पर बल आपका लग रहा है। अब वो बल आकर्षण हो प्रतिकर्षण हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें एक परिणामी बल निकालना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं और उनके द्वारा किसी एक आवेश पर बल लगाया जा रहा है, तो उस एक आवेश पर लगने वाला बल इन बलों द्वारा लगाए गए अलग अलग बल के सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि जो परिणामी बल होगा वो हर एक आवेश द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है। तो मान लो हमारे पास कोई एक निकाय है जिसमें हमारे पास बल है आवेश है Q1 Q2 और Q1 आवेश है, ठीक है। और इनके बीच में एक आवेश रखा हुआ है Q0। तो ये जो निकाय है जिसमें Q1 Q2 Qn आवेश है, इनके कारण इस Q0 आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है उसकी हम यहाँ पर क्या करेंगे, गणना करेंगे। और अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q0 पर इन आवेशों के निकाय द्वारा लगने वाला परिणामी बल इन अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखो कुछ इस तरीके से एक मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूँ। ये मान लो हमारी एक्स अक्ष है, ये मेरी वाई अक्ष है, ये मेरी कैसी अक्ष है, जेड अक्ष है, और ये मेरा हो गया मूल बिंदु। मान लो कि यहाँ पर एक Q1 आवेश है, इसका जो स्थिति सदिश है वो है आपका R1, ठीक है। यहाँ पर मेरा Q2 आवेश है और इसका जो स्थिति सदिश है वो मैंने मान लिया R2। यहाँ पर इसी तरीके से Qn आवेश है और इसका स्थिति सदिश ले लिया मैंने Rn। और यहाँ पर एक Q0 आवेश रखा हुआ है, इसका स्थिति सदिश लेंगे हम R0, ठीक है। तो मेरे पास निकाय क्या हो गया, Q1 Q2 Qn आवेशों का एक निकाय है जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 R2 और कितना है Rn है, ठीक है। और मेरे पास एक टेस्ट आवेश बोल लीजिए आप, ठीक है। इस एक Q0 है और इसका जो स्थिति सदिश है वो है आपका R0। क्लियर हो गया। अब इस Q0 पर Q1 Q2 Qn आवेश के कारण लगने वाले परिणामी बल की हमें गणना करनी है। तो यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत काम आता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है कि Q0 पर लगने वाला जो बल होगा, परिणामी बल जो होगा, वो Q1 Q2 Qn आवेश के कारण अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अब मान लो कि Q0 पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल कितना है, F01, ठीक है। Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल है F02। इसी तरीके से Qn आवेश द्वारा लगने वाला बल कितना है, F0n, ठीक है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर होगा इन आवेशों द्वारा अलग अलग लगे वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ये आपका हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। सदिश योग से मतलब है कि डायरेक्शन हमको लेनी है कि किस आवेश के कारण बल की दिशा कौन सी है, ठीक है। ये तो हो गया आपके अध्यारोपण का सिद्धांत। स्टेटमेंट में एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि किसी निकाय पर रखे विद्युत आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस निकाय पर उपस्थित समस्त आवेशों द्वारा लगने वाले अलग अलग वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके बाद आते हैं हम कूलाम के नियम का महत्व।
कूलाम के नियम का महत्व। देखो कूलाम के नियम का महत्व इस तरीके से है कि कूलाम का नियम जो होता है वो बहुत छोटी दूरियों से लेकर, ये आप अपने आप पढ़िएगा घर में, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, बहुत छोटी दूरियों से लेकर बहुत बड़ी दूरियों तक ये काम करता है। यानी कि छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी दूरी। छोटी दूरी क्या हो सकती है आपकी, नाभिक, ज़्यादा ज़्यादा कितना हो सकता है, नाभिक का जो रेडियस होता है उसमें भी ये काम करेगा, उतनी डिस्टेंस तक भी। ठीक है, जो परमाणु दूरी 10 की घात माइनस लगभग इसके बीच में आपका देखो 10 की घात माइनस 11 मीटर, ठीक है, या 10 की घात माइनस 15 मीटर, इतनी कम दूरियों के लिए भी आपका ये सत्य होता है। ठीक है, तो इसकी सहायता से आप ये बता सकते हो कि किस प्रकार परमाणु जो होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है, ठीक, परस्पर बनकर, तो उनके बीच में जो बल होता है उसकी गणना भी आप कूलाम के नियम के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, नाभिक में जो कण होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन आपका क्या है, आवेश रहित कण है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, के लिए क्या होता है, आवेश का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर बल होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर एक न एक बल होता है, क्षीण बल होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल होते हैं। ठीक है, लेकिन यह बल क्या होता है, आवेशित या अनावेशित होने पर निर्भर नहीं करता, और ना ही इसका कोई होता, कूलाम के नियम से कोई भी संबंध नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धनावेशित जो प्रोटॉन है उनके बीच में कोई प्रतिकर्षण बल होगा ही नहीं। एक से ज़्यादा प्रोटॉन भी तो हो सकते हैं वहाँ पे, तो प्रोटॉनों के बीच में कोई ना कोई प्रतिकर्षण बल वहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा, मान लो कि अगर ये नहीं होता, तो फिर रेडियो एक्टिवता जैसी चीज़ कोई भी नहीं होती। तो समरी के तौर पर ये कहा जा सकता है कि कूलाम का नियम छोटी से छोटी दूरी से लेकर बड़ी से बड़ी दूरी के बीच में कार्य करता है, और इसके आधार पर हम परमाणु की संरचना को भी समझाया जा सकता है। ठीक है, ठीक, ये हो गया कूलाम के नियम का महत्व। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल, या आवेश का वितरण पढ़ते हैं सीधे के सीधे। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं आपके। ठीक है, नंबर 1 होता है रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण। ठीक है, रैखिक आवेश वितरण का मतलब है कि किसी एक लंबाई के अनुदेश, ठीक है, अब लंबाई कैसी भी हो, सीधा हो, मुड़ा हुआ हो, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग हो, सीधा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी लंबाई के अनुदिश आवेश का जो एक समान रूप से वितरण होता है उसको बोला जाता है रैखिक आवेश घनत्व या वितरण, रैखिक आवेश वितरण। ठीक है, ठीक, 1 मिनट रुकिए। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर कोई आवेश किसी रेखीय रेखा में, अब रेखा कैसी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो या सीधी हो, एक समान रूप से वितरित होता है तो इसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण, यानी कि एक रेखा के अनुदिश अगर आवेश का वितरण है तो उसको बोला जाता है रेखीय आवेश वितरण। अब मान लो मेरे पास, अब आप सीधी रेखा भी ले सकते हैं, ठीक है, और टेढ़ी रेखा, मैं टेढ़ी ले रहा हूँ, और मान लो कि इसमें एक समान आवेश क्या हो गया, इस लंबाई के अनुदिश वितरित हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकालेंगे रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे। तो इसमें एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी ले लेते हैं हम, dl। तो इस dl के कारण निकालते हैं पहले, उसके बाद बाकी निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक AB करके क्या है, एक वायर है, ठीक है, एक तार है, स्ट्रेट, वो टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी ले लीजिए, तार है, और उसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी ले ली मैंने, L ले ली, यानी कि लंबाई कितनी ले ली,
L, तार की लंबाई मैंने L ली है और इस पर जो आवेश है Q प्लस Q ही ले रखा है मैंने, वो एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, और माना लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, तो पूरी लंबाई हो गई L, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं AB इक्वल टू L हो गई। आवेश इसमें कितना है Q, जो एक समान रूप से वितरित है, और लैम्डा क्या है, इसमें रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, तो अब इसमें मान लेते हैं कि इस AB लंबाई में एक छोटा सा लंबाई का टुकड़ा है, माना AB पर एक सूक्ष्म लंबाई dl है। ठीक है, dl मैंने एक इसमें क्या ले ली, एक सूक्ष्म लंबाई ले ली। ठीक है, तो dl की लंबाई पर आवेश कितना होगा। ठीक है, केवल इतने पे, ये जो छोटा हिस्सा है, टोटल आवेश कितना वितरित हो रखा है, प्लस Q हो रखा है। ठीक है, अतः dl पर आवेश, मान लो ये dq है, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा dl। लैम्डा क्या था, आवेश का घनत्व है ना। घनत्व क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, यानी कि आप लैम्डा को ऐसे लिख सकते हैं Q ओवर L। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। ठीक है, तो अब मान लो कि इस पर कहीं पर भी एक टेस्ट आवेश मैंने रख दिया है। ठीक है, किसी भी एक बिंदु पर, मान लो कि यहाँ से एक बिंदु, इसको थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर बिंदु, कोई भी बिंदु है, P ले लो, P बिंदु ले लो, और इस पर मैंने एक आवेश रख दिया Q0। ठीक है, और इसकी दूरी है यहाँ से R। ठीक, अब माना, ठीक है, AB से R दूरी पर स्थित बिंदु बिंदु P पर Q0 आवेश रखा है। ठीक है, Q0 आवेश रखा है, तो ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल, अतः इसलिए Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, इसको मैं DF से दिखा देता हूँ। ठीक, मैं वो नहीं ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसमें, वेक्टर नहीं लेता हूँ। ठीक है, वेक्टर नहीं ले रहा हूँ मैं इसका। DF इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 dq Q0 ओवर R²। ठीक है, तो पूरी लंबाई के कारण, अब ये तो छोटे से dl के कारण हुआ ना, तो पूरी लंबाई के कारण, ठीक है, तो टोटल Q0 पर लगने वाला कुल बल, ये हो जाएगा आपके पास F इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दो DF, किस पे होगा, पूरी लंबाई में आवेश क्या हो रखा है, एक समान रूप से वितरित हो रखा है ना, तो इसको कर देता हूँ मैं L, यानी कि L 1/4πε0 dq Q0 ओवर R²। ठीक है, अब इसको चेंज कर सकते हैं, 1/4πε0 Q0 बाहर ले लीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा ये लैम्डा dl ओवर R², ये L के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही लिख लेते हैं, F इक्वल टू आ जाएगा
1/4πε0 Q0 L लैम्डा ओवर आर स्क्वायर dl। ये हो गया आपका रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर बल। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हमारा वितरण आता है वो आता है आपका क्षेत्रीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण। आवेश वितरण पृष्ठ से समझ गए होंगे। रेखीय मतलब एक रेखा के अनुदिश, पृष्ठ मतलब पृष्ठ पे। तो रेखीय में लंबाई आई थी तो पृष्ठ में क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, है ना। तो यानी कि अगर कोई आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार निकाल लेंगे कि मान लो कि मेरे पास कोई सतह है। अब सतह कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी, कुछ भी हो जाए। तो मान लो कि मेरे पास ये है पृष्ठीय आवेश का। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी पृष्ठ पर आवेश का एक समान रूप से वितरण आवेश का पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। पृष्ठ में हमेशा क्षेत्रफल आएगा। मान लो कि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास S है, ठीक है, और उस पर एक आवेश समान रूप से वितरण हो रखा है। और इसी प्रकार इसमें एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे हम ds। ठीक है, तो जैसा पहले किया था वैसे हम बिल्कुल सेम रिपीट करेंगे। यहाँ पे L था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास प्लेन सतह है या शीट है, ठीक है, जिस पर क्या है, आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना किसी पृष्ठ पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे। ठीक है, ठीक, माना पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो ds पर थोड़ा सा रुको। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रीय पृष्ठीय वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा सा एक पृष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, और उस पर क्या निकालेंगे, मान लेके आवास मान लेते हैं। ठीक है, तो उस पर तब हम क्या करेंगे, गणना कर देंगे। ठीक है, तो माना एक क्या ले लेंगे, सूक्ष्म अति सूक्ष्म पृष्ठीय अवयव ds है। माना एक अति सूक्ष्म पृष्ठीय अवयव ds है। ठीक है, तो ds पर आवेश कितना आ जाएगा, ds पर आवेश हो जाएगा dq, जैसे पहले आया था सिग्मा क्या ds, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे कि इस ds से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमने आवेश रख दिया है q। ठीक है, इस पर निकालेंगे हम बल। ठीक है, ds से r दूरी पर स्थित q0 आवेश पर बल कितना आ जाएगा, dF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 dq q0 ओवर r स्क्वायर। वैल्यू तो वही रहेगी। ठीक है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बल F इक्वल टू हो जाएगा dF। अब की बार लंबाई की जगह में क्या है, सतह है, तो सतह के पृष्ठ के अनुदिश क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा
1/4πε0 dq/r² और इसका इंटीग्रेशन डेल्टा एस में, सॉरी एस में, डेल्टा एस डी क्यू की वैल्यू रख दीजिए और ये बाहर ले लीजिए 1/4πε0 Q0 एस डी क्यू की वैल्यू क्या थी, सिग्मा ds ओवर r²। थोड़ा सा और सही लिख लेते हैं इसको, तो f इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q0 s सिग्मा ओवर r² ds। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।